नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमन सर जी चैनल पे। और आज हम लोग 2013 का सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस, वो आज हम लोग करेंगे PYQ का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही है CTET प्रिपरेशन का, जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि PYQ जो है पहले ख़त्म कर लेते हैं सारे साल का, और उसके बाद जो है हम लोग MCQ टाइप का कुछ करेंगे और कुछ मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी लास्ट में, उसको आप कर लीजिएगा। और प्लस प्रैक्टिस सेट आप खुद भी उसका यूथ का और घटना चक्र का लेकर के कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। CTP में मैं बार बार कह रही हूँ 60% क्वेश्चन PYQ से आते हैं। 60% क्वेश्चन ही सभी के लिए पासिंग होता है, ठीक है ना। मतलब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। और इसका सही उत्तर है अंतर करना, ठीक है। देखिए, सूचना के वर्गीकरण में घटकों को अलग करना और उनमें अंतर करना यानी डिफ्रेंशिएटिंग शामिल होता है, जो ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CTET के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, तो इसलिए बोर मत होइएगा, ठीक है। देखिए, राजेश अति लोलुप पाठक है, ठीक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकों के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कहीं भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकों के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कहीं भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ता और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। तो उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस रूप में किया जा सकता है? देखिए ऑप्शन: आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं बोल रहा है कि हाँ तुम कर लो। वो स्वतः ही किताबें उठा रहा है, पढ़ रहा है, लंच में भी पढ़ रहा है, खाली टाइम में तभी भी पढ़ रहा है, तो उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो अंदर से उसको अभिप्रेरणा मिल रही है पढ़ने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, ठीक है। देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी किसी बाहरी दबाव या पुस्तक के बिना केवल अपनी रुचि, आत्मसम्मान और सीखने के आनंद के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, ठीक है। मतलब वो किस की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अगर बच्चों को अनुमति दे दें तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हतोत्साहित कर दें तो वो व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए: अपनी शक्तियों का उपयोग करना, अपनी उपेक्षा को कम करना, कक्षा के साथ संबंध होना, कक्षा में अव्यवस्था फैलाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी उपेक्षा को कम करना, ठीक है। देखिए, बच्चे अपनी अवहेलना या उपेक्षा से बचने और अपनी जिज्ञासा को स्वीकृति दिलाने की अभिप्रेरणा कारण व्यथित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को किसके योग्य बनाती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए: निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास करना, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ठीक है। देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, ठीक है ना।
जो बच्चे हैं उनकी मतलब वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उनकी योग्यता के बारे में सक्षम बनाती है। देखिए, बाल विकास और बुद्धि का ज्ञान शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार विविध बालकों की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियाँ बनाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए इसको, ये ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक ही आपका काम आएगा, ठीक है ना। देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। फिर देखिए, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि इसमें क्या है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चा अगर खेल विधि से कोई चीज़ सीख लेना तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उनको खेल वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ दिखाइए तो वो बिजी हो जाते हैं तुरंत, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें खेल खेल में वो सीख लेते हैं। तो देखिए, खेल से बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ समस्या समाधान, तर्क शक्ति, संज्ञान और सामाजिक अंतःक्रिया एवं सहयोग की भावना का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों 50-50% योगदान देते हैं। या फिर समवयस्कों और जीन्स जो होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। या आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। या फिर सहज प्रवृत्ति वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। बात इस चीज़ को देख लीजिएगा। देखिए, विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक यानी एडिशनल न होकर अन्योन्क्रियात्मक, ठीक है, इंटरैक्टिव या मल्टीप्लिकेटिव होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि विकास जो है ना, अगर पूछे कि विकास इज इक्वल टू क्या होगा, तो वंशानुक्रम इंटू वातावरण, ठीक है, ये संबंध होता है, इंटू का संबंध होता है, मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है, न कि उनका जो है योगात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस बाकी सही है, वो जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ठीक है। समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही तो है कि जो भी सोसाइटी में रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है, वही तो हो जाएगा, ठीक है। तो समाजीकरण वह निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों, रीति रिवाजों और सामाजिक मानदंडों को अपनाकर उनके साथ अनुकूलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों से अवलोकन करवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ठीक है ना। देखिए, शारीरिक और गतिज कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव और बार बार किया गया व्यवहार अभ्यास सबसे अधिक प्रभावी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें, ठीक है। अब देखिए, वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और
अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, तर्क संगत होगा या आत्मसात होगा या निर्माण होगा या सक्रियाकरण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे दूसरों के विचारों और ज्ञान को अपनी चिंतन प्रणाली में आत्मसात यानी इंटरनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं वाइगोत्स्की के, आप अगर बुक्स उठा के देखेंगे, ठीक है ना, कोई बुक ज़्यादा नहीं, बस PYQ का जो यूथ का अगर रखे होंगे आप, तो यूथ सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, मतलब मुझे तो वो ठीक लगता है, तो उसको आप देखेंगे ना तो उसमें वाइगोत्स्की के कुछ टर्म्स दिया गया होगा। ठीक है, और वो सारे टर्म्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता ने हाथ से चावल और दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? देखिए, अंगीकार कर लिया है या समायोजित कर लिया है या अनुकूलित कर लिया है या समुचितता कर लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलित कर लिया है। देखिए उसको, मतलब देखिए जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान या स्कीमा में नई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके व्यवहार करता है तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। तो जिन पियाजे ने ये बात बताई थी कि अगर कोई पहले का ज्ञान जो है अपने स्कीमा में, पूर्व का ज्ञान जो है या स्कीमा उसको बोलते हैं, ठीक है, नई परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करके व्यवहार करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो जब भी कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन देगा, पूर्व के ज्ञान को अब नई परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अनुकूलन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, संदर्भगत, ठीक है, अव्यवभूत, सामाजिक, आनुभविक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए सामाजिक, तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया था। स्टर्नबर्ग ने कितने सिद्धांत दिए थे? तो त्रितंत्र उनके सिद्धांत को बोला जाता है, और यही तीनों हैं, ठीक है ना, संदर्भगत, ठीक, अव्यवभूत, आनुभविक। ठीक, तो ये तीनों हो जाएंगे। देखिए स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में विश्लेषणात्मक, अव्यवभूत, सृजनात्मक, आनुभविक, ठीक है, और व्यवहारिक यानी संदर्भगत बुद्धि शामिल है, सामाजिक बुद्धि इसमें नहीं है। ठीक, ये देख लीजिएगा कि त्रितंत्र सिद्धांत में क्या है? विश्लेषणात्मक, इसको क्या है? अव्यवभूत है, ठीक है ना, सृजनात्मक मतलब आनुभविक, ठीक है, और व्यवहारिक यानी संदर्भगत बुद्धि शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अंतर्निहित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पे, या फिर विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पे, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बुद्धि के विलक्षण योग्यताओं पे। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है ना, प्रत्येक बुद्धि के विलक्षण योग्यताओं पे बल देता है। देखिए हावर्ड गार्डनर का नाम अगर आप सुने होंगे तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और इस पर मैं क्वेश्चन कराई हुई हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। देखिए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट और विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा क्षमताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वनिम। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि स्वनिम क्या होता है। तो स्वनिम भाषा की सबसे छोटी स्वप्रचलित ध्वनि इकाई होती है, ठीक है ना, स्वनिम किसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन हिंदी में भी कई बार, मतलब भाषा वाले चैप्टर में भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ CDP में पूछ दिया, तो स्वनिम क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी स्वप्रचलित ध्वनि इकाई होती है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे थ, फ, च स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन अगर ये मिल करके शब्द बना लें तो उनका अपना अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को
लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ब लड़के लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए। स अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थी के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। द कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो जहाँ कहीं भी भेदभाव जैसी चीज़ है उस चीज़ से एकदम दूर हट जाना चाहिए। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए। परंपरागत नहीं, अपरंपरागत। अपरंपरागत क्या होता है कि लड़कियों की लाइन अलग लगती है, लड़कों की लाइन अलग लगती है, लड़कियों को कुछ चीज़ों में माना जाता है कि ये नहीं सही कर सकते हैं, लड़कों को सुपीरियर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रूढ़िबद्धता हो गई ना। अब जैसे जनरली एक मिथ बना हुआ है कि मैथ्स जो है लड़कियों को कम आता है, ठीक है, और लड़कों को ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। जिसको आपको प्रैक्टिस करने का, जिस सब्जेक्ट को टाइम आप देंगे वो ही सब्जेक्ट आपको, और मैथ्स में क्या होता है, सब्जेक्ट टेकिंग होता है, ठीक है ना, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो और मैं लड़की हूँ, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिका में रखना चाहिए। देखिए, लड़के लड़कियों को समाज द्वारा तय पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर कार्य करने का अवसर देने से लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन शिक्षक को यह समझाने में मदद करता है कि बालकों की अधिगम आवश्यकताएं क्या हैं और वे कैसे सीख सकते हैं। समझ में आई बात। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन आप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर बच्चों की भिन्नताओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे ना, तो अधिगम की आवश्यकताओं को आप पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, कि किस बच्चे को हम किस तरह से काम करा सकते हैं, उससे काम निकलवा सकते हैं, तो ये बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की क्लास लाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुकरण करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वही चीज़ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत गति और रुचि के अनुसार सीखने के विविध और लचीले अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए, लचीले वर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर लचीला अवसर है, मतलब कि हर बच्चा बोल सकता है आपकी क्लास में, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड या और सुधारा जाए, इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ठीक है, अब देखिए, CCE का मुख्य उद्देश्य बालक के अधिगम के प्रति प्रगति की लगातार निगरानी करना, त्रुटियों को रिकॉर्ड करना और रचनात्मक सुधार करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे में लगातार जो
चेंज हो रहा है, प्रगति हो रहा है, ठीक है, उसका निगरानी करना, त्रुटि का रिकॉर्ड रखना और रचनात्मक सुधार, ठीक है। और पोर्टफोलियो इसी के लिए आया हुआ है, ठीक है, बच्चे का रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन अब क्या है, देखिए, शिक्षार्थियों और शिक्षक को गैर गंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षक बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है। देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में शिक्षक अपने छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर समझते हैं, जिससे भय मुक्त और सहज वातावरण में अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करता है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्व में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने के सातत्व में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने की तत्परता किस ओर, अब देखिए, सीखने की तत्परता अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से रिलेटेड है, ठीक है ना, उससे भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन सी लग रहा है कि सीखने के सातत्व में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ठीक है। देखिए, सीखने की तत्परता का अर्थ है बच्चा मानसिक और संज्ञानात्मक रूप से किसी नए विषय वस्तु को ग्रहण करने के योग्य है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने ये नहीं पूछा था कि किसने दिया है, सीखने का तत्परता का नियम तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब पूछा था वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथियों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, पोलियोग्रस्त बच्चों को गाना प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, और मतलब किसी तरह से बच्चे का इंसल्ट नहीं करना है, ठीक है, तो इसका द वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दिव्यांग बच्चे में स्वावलंबन और आत्मसम्मान की भावना जगाता है, जो ऑप्शन डी है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, तो सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। देखिए, सांस्कृतिक कारक कभी भी अक्षमता उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये तो विकास में आपके सहयोगी है सांस्कृतिक कारक जो है, ठीक है, बाकी तीनों चीज़ क्या है कि अक्षमता उत्पन्न कर सकती हैं। तो अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण जैविक तंत्रिका तंत्र या संवेगात्मक हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक कारक इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी विद्यालय, ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की नियोज्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, वो कहीं भी समावेशी कक्षा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, ठीक है ना, तो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ठीक है। तो समावेशी कक्षा मतलब मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी पे आधारित है। समय देखिए, तो समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रगति के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अधिगम नियोग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाए, या
शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में, ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चा है अगर, तो उच्च बौद्धिक क्षमता को संवर्धित करने के लिए विशेष पाठ्यचर्या और संवर्धित शैक्षिक सहयोग की ज़रूरत होती है, लेकिन विद्यालय प्रोवाइड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, या फिर आनुवांशिक रचना, या वातावरणीय अभिप्रेरणा, या फिर ब और स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ब और स। तो देखिए, आनुवांशिक रचना और वातावरण ये ही प्रतिभाशीलता का कारण है, ठीक है ना। तो प्रतिभाशीलता केवल वंशानुक्रम या केवल पर्यावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि आनुवांशिक क्षमता और समृद्ध, ठीक है, वातावरण का संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों, तभी तो बोला जाता है कि संगति अच्छी रखिए। तो आप जैसे संगति में रहेंगे आप वैसा बन जाएंगे, ठीक है। तो वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और क्या और कैसे सीखना है, या फिर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या फिर निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए, शिक्षार्थियों को स्वायत्तता देने से वे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी लेते हैं, जिससे अधिगम वातावरण अधिक प्रभावित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाता है? ठीक है, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। गतिक कौशल अगर उसमें अगर कोई आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है तो डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्रैक्सिया एक तंत्रिका तंत्र विकार है जो शारीरिक गतिक कौशलों और सूक्ष्म मोटर नियंत्रण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम नियोग्यता क्या है? ऑप्शन देखिए, समुचित निवेश के द्वारा के साथ सुधार योग्य नहीं होता, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक चर अवस्था है, ठीक है। तो अधिगम नियोग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। अधिगम अक्षमता एक परिवर्तनशील या चर या वेरिएबल अवस्था है जिसे उपयुक्त शैक्षणिक सहयोग और रणनीतियों से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणामों की आशा नहीं करना चाहिए, बाकी समस्या क्या है उसकी पहचान कीजिए, उसको हिस्सों में बांटिए, उसकी युक्तियाँ की खोजिए, कैसे ही इसको सुधारा जाए। ये सारे जो है समस्या प्रक्रिया के चरण हैं, लेकिन उसका आशा करना कि क्या परिणाम होगा वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को व्यवहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करवाना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, या शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या जब शिक्षार्थी बच्चों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। पूरी बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति के दौरान बार बार टोकने से बच्चों का प्रवाह और आत्मविश्वास बाधित होता है, अतः उन्हें निर्बाध विचार व्यक्त करने देना चाहिए। जब भी कभी भी बच्चा बोल रहा है ना, तो गलत भी बोल रहा है तो आप कहीं ऐसे टिक मार्क कर लीजिए कि हमको ये चीज़ बताना है, लेकिन आप लास्ट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में प्रवेश करती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है।
उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है, उसको इच्छा है कि ए ग्रेड प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ ये सारी घटनाएं होती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती हो, या फिर निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए उसका रीज़न जो है यही हो सकता है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च चिंता और परीक्षा का तनाव तीव्र संवेगात्मक आवेग उत्पन्न करता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। आपका भी पेपर है और ये साल जो है 2026 जो है ये तो एग्ज़ाम्स का ही ईयर लग रहा है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। ठीक है, तो आशा है आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और अब देखिए 2011-2012 का हम लोग अप्रॉक्सीमेटली सारा ख़त्म कर चुके हैं। 2013 शुरू हो गया है। ठीक है, उसमें हिंदी का मैं दे दूँगी 2012 का। ठीक है, तो इसको आप करते रहिए लगातार। जुलाई तक आपका PYQ सेशन मैं ख़त्म कर दूँगी, कोशिश यही रहेगी मेरी। जुलाई नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ अच्छे से होगा, आप बस लगे रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।